नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और हमेशा की तरह हम आपके लिए एक कुछ खास टॉपिक लेकर आए हैं जिससे कि आपके टैक्स से जुड़ी जो उलझने हैं वो हम सुलझाने में मदद करेंगे। और अगर ऐसे में आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें भेजिए। हमारे मेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर भी अपने सवाल हमें लाइव आप पहुंचा सकते हैं। चलिए आज के शो की शुरुआत करेंगे और आज बेहद ही अहम टॉपिक को हम उठाने वाले हैं जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, और वो है आयकर रिटर्न में आधार लिंक करना, जो कि इनकम टैक्स ने अनिवार्य कर दिया था। काफ़ी समय पहले इसकी घोषणा हुई थी, एक आध बार डेडलाइंस भी आगे बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि पैन और आधार आपस में लिंक नहीं है। अब इसका खामियाजा भी काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को उठाना पड़ रहा है, उनको ज़्यादा टैक्स के नोटिस मिल रहे हैं। कई कई मामलों में प्रॉपर्टी खरीदने में भी दिक्कतें आ रही हैं, टीडीएस ज़्यादा कटने के भी मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, और टैक्स पेयर्स को कोई आइडिया नहीं है कि ये किस वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। काफ़ी सारे मामले इस तरीके के निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको भी सावधानी बरतनी ज़रूरी है। पैन और आधार को लिंक कर अभी तक नहीं किया है तो वो आप कर लीजिए, और इसके क्या मायने हैं, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये हम आज इस शो के जरिए चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सीए सुनील गर्ग जी। सुनील जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आपसे समझना चाहेंगे, क्या अभी भी ऐसा हो रहा है कि कई मामले ऐसे हैं जहां पर कि पैन आधार से लिंक नहीं है? इसकी लास्ट डेट क्या थी, डेडलाइन क्या थी, और क्यों इतना जरूरी है ये? नमस्कार पूजा। बड़ा हॉट टॉपिक आपने उठाया है आज, और लोगों को पता नहीं है। ये छोटा सा तीर है लेकिन बड़ा गहरा घाव कर रहा है। टैक्स पेयर्स के पास में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको पता होगा, सरकार ने एक नियम दिया था कि आपको अपना आधार और पैन लिंक करना है, और ये नियम 2021 में आया था। उसके बाद में सरकार ने उसकी डेडलाइन को बढ़ाता गए, मार्च 22 किया, फिर मार्च 20 किया, लेकिन लोगों नहीं सुधरे, लोगों ने नहीं उसको लिंक किया। 30 जून 2023 उसकी लास्ट डेट थी लिंक करने की, और सरकार ने उसके बाद हाथ खड़े कर दिए कि जिन लोगों ने इनको लिंक नहीं किया है, हम उनके पैन को इनएक्टिव बना देंगे। लोग समझते थे कि सरकार वैसी धमकी दे रही है, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा नहीं किया। जिन लोगों ने लिंक नहीं किया, उनके पैन इनएक्टिव हो चुके हैं 1 जुलाई 2023 से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1-2 हजार केस नहीं है, लाखों लाखों पैन इनएक्टिव हो चुके हैं, और लोगों को पता ही नहीं चला। और जब वो कोई ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, आपको पता होगा पैन के बिना कोई ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं है। आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, आप रिटर्न नहीं भर सकते हैं, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भर सकते, आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? देखिए, आपको पता होगा, सरकार ने पहले जैम लेके आए थे, जनधन, आधार और मोबाइल को कनेक्ट किया था, और सरकार ने दावा किया कि हमने लाखों करोड़ रुपए के जो लीकेजेस थे, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटीज को कहते हैं, तो जैम के माध्यम से हम लाखों करोड़ों रुपए के जो गवर्नमेंट सब्सिडी थी उसकी लीकेज को रोक लिया। इसी तरह से सरकार चाहती थी कि जिन लोगों ने डुप्लीकेट पैन ले रखे थे, पूजा हमारे यहाँ पर लोगों ने कई कई पैन नंबर ले रखे थे, मतलब थोड़ा सा नाम की स्पेलिंग में फर्क डाल दिया, कुछ डेट ऑफ बर्थ में फर्क डाल दिया, फादर नेम में फर्क डाल दिया, और एक एक आदमी के नाम पर 10-10, 15-15 पैन कार्ड हुआ करते थे, और अलग अलग बैंकों से क्रेडिट कार्ड लेना, अलग बैंक अकाउंट खुलवा लेना, और केवल एक रिटर्न भरा करते थे। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड था। सरकार ने उसको रोकने के लिए आधार से पैन को लिंक करना जरूरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, ताकि लाखों पैन इनएक्टिव हो जाएं और ऐसे पैन जो फ्रॉड है वो खत्म हो जाएं। पर उसकी जद में बहुत सारे ईमानदार टैक्स पेयर भी आ गए, जिन बेचारों को नहीं पता कि ये करना था, वो नहीं कर पाए, और उसके बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, बड़ी दिक्कतें आ रही है, और टैक्स पेयर को पता ही नहीं है, क्योंकि उसको उसको एहसास ही नहीं हो रहा कि मेरे से क्या गलती हो गई है। बिल्कुल सुनील जी, काफ़ी चौंकाने वाला आपने आंकड़ा बताया हमें कि 1-1.5 हजार मामले नहीं हैं, लाखों की तादाद में इस तरह के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें कि अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है।
सुनील जी, एक बेसिक सवाल है, ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पैन आधार से लिंक नहीं है? क्योंकि काफ़ी जगह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चेक करना भी नहीं आ रहा है कि ये पता कहाँ से करें कि ये आधार से लिंक हो चुका है या नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे मामलों में बैंक्स की तरफ से खुद ही इस तरीके की प्रक्रिया हो चुकी है, रिमाइंडर्स उनको भेजे जा चुके हैं, तो काफ़ी जगह पे तो ऑटोमेटिकली हो चुका है। लेकिन काफ़ी मामले ऐसे हैं कि लोगों को पता ही नहीं कि चेक कैसे करना है। देखिए पूजा, पहली बात तो ये है कि सरकार ने सबको इंटीमेट किया था, मैसेज दिया था, मेल डाली थी कि आप चेक कर लीजिए, आपका नहीं है लिंक तो आप लिंक कर लीजिए। फिर भी अगर आपको नहीं पता मेरा लिंक है कि नहीं है, जिन लोगों ने रिटर्न फाइल की है इस बार 31 जुलाई तक, इसका मतलब है कि उसका पैन तो आधार से लिंक है, अदरवाइज़ तो रिटर्न फाइल ही नहीं हो रही थी। उसके बावजूद भी आपको क्या करना चाहिए, अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाइए और लॉगिन कीजिए। वहाँ पर एक लिंक आता है, पैन आधार लिंक। आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका पैन और आधार लिंक है कि नहीं है। और अगर लिंक नहीं है, तो आप उसको लिंक करवाइए। अगर इनएक्टिव है, तो उसका अलग प्रोसेस दे रखा है उन्होंने। बिल्कुल, ये इनएक्टिव की जो आपने बात की कि अगर आपने सही समय पर अभी तक नहीं करवाया है, तो पैन इनएक्टिव भी हो रहे हैं, इस तरह के मामले भी आए हैं सामने। तो ऐसे में क्या-क्या नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो चुका है तो? बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना नुकसान है। मैंने कहा ना, बड़ा छोटा-सा तीर है, बड़ा छोटा-सा प्रोविज़न है, लेकिन बहुत गहरा घाव दे रहा है। देखिए, आप कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाएँगे अगर आपका पैन इनएक्टिव है। आप कोई होम लोन, कार लोन नहीं ले पाएँगे, आपका पैन इनएक्टिव है। आप अपनी रिटर्न नहीं भर पाएँगे, आपको रिफंड नहीं आएगा। और आपका अगर टीडीएस कट रहा है, पहली बात तो आप समझिए कि आपका जो टीडीएस है उसका रेट 20% हो जाएगा सैलरी के अलावा, क्योंकि सैलरी पे तो पूरा टैक्स काट लेते हैं। और उसके अलावा आपका रेट, टीडीएस का रेट 20% हो जाएगा। 20% टीडीएस आपको काटेगा। मान लीजिए आपकी बैंक में एफडीआर है, तो आपको 20% टीडीएस काटेगा बैंक। और सबसे बड़ा नुकसान, उस 20% का आपको क्रेडिट भी नहीं मिलना, क्योंकि आपका पैन ही इनएक्टिव है। तो किस अकाउंट में 26 ईयर्स में तो आपकी डिटेल आनी नहीं है। तो वो तो 20% का टीडीएस भी आपने राइट। कटवा दिया। कहते हैं ना, आपने प्याज भी खाई और डंडे भी खाए, यानी टैक्स भी ज्यादा कटवाया और उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिल रहा है। आप कोई म्यूचुअल फंड अगर आपके पास है, उनको बेच नहीं पाएंगे। आप डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। आप 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा नहीं करवा पाएंगे अपने अकाउंट में। जहां जहां भी पैन मैंडेटरी है, जहां जहां भी पैन को देना जरूरी है, ट्रांजेक्शन आपको फॉरेन ट्रैवल करना है, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका पैन इनएक्टिव हो चुका है। हुँ, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और हमारे दर्शकों को मैं कहता हूं कि आप उसको जरूर चेक कर लीजिए, और तुरंत अगर आपका इनएक्टिव हो चुका है तो उसको एक्टिव करवा लीजिए, नहीं आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल। तुरंत एक्टिव करवाइए, इनएक्टिव हो गया तो तुरंत एक्टिव करवाइए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो लिंक करवा दीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं करवाया तो, क्योंकि इसके बहुत सारे खामियाज़े हैं। आयकर रिटर्न नहीं भर पाएँगे, रिफंड नहीं मिलेगा, टीडीएस भारी मात्रा में कटेगा एज़ अ पेनल्टी, लेकिन वो रिफंड नहीं हो पाएगा। और बेसिक चीज़ें भी आप नहीं कर सकते, आप अपना खाता नहीं खुलवा सकते। आगे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं, नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपका नहीं बन पाएगा। तो पैन कार्ड का बहुत बड़ा उपयोग है, जो कि हर जगह हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हम देखते हैं इसका इस्तेमाल होता है। और अगर सोचिए कि वो इनएक्टिव हो जाए तो फिर कितनी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। और अभी तक अगर आपने नहीं किया है या इसका जानकारी आपको नहीं थी, तो तुरंत जाइए और देखिए कि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव तो नहीं हो गया है। अ, अब क्या मेरा पैन कार्ड एक कुछ केसेस में इनवैलिड भी हो जाता है और इनएक्टिव भी हो जाता है, इन दोनों के बीच का फ़र्क समझाइए सुनील जी। देखिए, एक इनएक्टिव होना मासूम गलती है। जहां पर आपने ध्यान हुँ, नहीं दिया और आपने पैन आधार को लिंक नहीं करवाया, तो वो आप इनएक्टिव है। इनएक्टिव को आप एक्टिव करवा सकते हैं, ऑपरेशन में ला सकते हैं। हुँ, लेकिन आपका अगर पैन हुँ, इनवैलिड हुआ है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऑफेंस आपने किया है। आपने गलत जानकारी देकर उसको पैन को अटेन किया था। आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी डिपार्टमेंट को जो कि गलत थी, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ गलत थी, चाहे आपका स्टेटस गलत था, या आपकी कंपनी का स्टेटस गलत था, और आपने पैन ले लिया था और सरकार ने इंक्वायरी करके उसको इनवैलिड करार कर दिया, तो वो इसे ऑफेंस है, उसपे तो आपको प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। इनऑपरेटिव हो गया, अच्छा। नॉर्मल प्रोसेस है, आपसे गलती हो गई, आप लास्ट डेट चूक गए 30 जून की, कोई बात नहीं, सरकार ने कहा कि आप आइए और उसको एक्टिव करवा लीजिए। पर ऐसी आसानी से एक्टिव नहीं हो रहा है, उसके लिए एक प्रोसेस है, आपको हुँ। जाना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये इनवैलिड होने का भी केस आपने बताया। अगर पैन कार्ड इनएक्टिव हो चुका है, तो फिर उसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या नया पैन नंबर लेना पड़ेगा या पुराने पैन पर ही नए कार्ड्स इशू हो जाएंगे? क्या प्रोसेस है इसकी?
देखिए पूजा, बहुत सारे लोग ये भी गलती कर रहे हैं जो आपने अभी बात कही है कि आपका पेन इनएक्टिव हो गया, हम्म। आप नया पेन बनवा लीजिए। ऐसा गलती कभी ना करना। हाँ। अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो क्या नुकसान होगा, जो आपको पुरानी रिटर्न्स है वो पुराने पेन पे चली गई। अब आपने नया पेन लिया और आप उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। सरकार ने एक प्रोसेस दिया है। पहले ये मैनुअल प्रोसेस था जहाँ आपको इंडेमनिटी बॉन्ड देना होता था, ईओ के पास जाना होता था, उससे रिक्वेस्ट करनी होती थी। लेकिन अब सरकार ने इस प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया। लेकिन अब अच्छा। सरकार ने इसको थोड़ा सा पिंचिंग इफेक्ट दिया है। एक आपसे 1,000 रुपए की पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं। आपको करना क्या है, हम्म। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए, जहां पैन आधार लिंक का एक पोर्टल खुलेगा, आपको एक लिंक खुलेगा, वहां पर आप जाइए। 1,000 रुपए हम्म। का चालान वो आपसे मांगेंगे। आप पहले पेमेंट कर दीजिए ओके। 1,000 रुपए की, और फिर आप पैन को हम्म। एक्टिव करने की एप्लीकेशन लगाइए। सरकार ने कहा है कि हम 30 दिन के अंदर अंदर उसको एक्टिव कर देंगे। 30 दिन का टाइम मांगा है सरकार ने। हम्म। जल्दी भी कर देते हैं, पर 30 दिन का टाइम मांगा है। इसका मतलब 30 दिन तक तो आप होल्ड हो ही गए हैं। लेकिन अगर आप नहीं करवा पाए हैं तो तुरंत करवा लीजिए। हम्म। बिल्कुल। और कुछ केसेस भी हमने बताया कि किस किस केस में आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, उसका पता आप कर लीजिए। और अगर वो इनएक्टिव हो चुका है तो ये प्रोसेस भी आपको बताया, बेहद ही आसान प्रक्रिया है। ऑनलाइन जाकर आपको थोड़ा बहुत पेनल्टी तो इसकी देनी ही पड़ेगी। इस केस में 1,000 रुपए की चालान आपको देना पड़ेगा, और तब आपका जो पैन कार्ड है वो एक्टिव हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी सुनील जी ने अभी बताया कि नया पैन कार्ड लेने की कोशिश ना करें, उसे इशू कराने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। अब क्या पैन कार्ड इनएक्टिव होने से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर टैक्स भी जानना ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे भी काफ़ी सारे मामले सुनने में आ रहे हैं कि आपको पेनाल्टी के तौर पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है। ये हम्म। ऐसे है कि जैसे गिलास आधा खाली है और आधा भरा हुआ है। टैक्स की दर में हम्म। कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि बहुत बड़ा इफेक्ट आ गया कि आपका जो टीडीएस की दर है वो बहुत बढ़ जाती है। कई जगह तो ये 20 गुना हो रही है, कहीं 2 गुना हो रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपका बैंक में एफडीआर फिक्स डिपॉजिट है। आपको पता होगा कि बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट पे एक टीडीएस काटता है 10%, जो आपको ब्याज देता है 10% की रेट से। अगर आपका पैन इनएक्टिव है तो अब आपको 10 की जगह 20% से टीडीएस आपको काट लिया जाएगा। मान लीजिए आपने कोई हम्म। प्रॉपर्टी बेची। अब प्रॉपर्टी बेचने में आपको पता होगा कि 50 लाख रुपए से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं, 50 lakhs एंड अबव, तो जो बायर है, जो आपसे प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, वो 1% की दर से आपका टीडीएस काटता है और काट के जमा करवा हम्म। देता है। लेकिन अगर आपका पैन इनएक्टिव होगा और आप प्रॉपर्टी बेचते जा रहे हैं, तो 20%, यानी अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है तो 20 लाख रुपए टीडीएस वो आपसे काट लेगा, 20 लैक्स। ऐसे ही अगर आपको कमीशन मिलता है मान लीजिए, तो 5% की दर हम्म। है, वो दर भी बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर है, आपको टीडीएस 1% से काटना है, अदरवाइज वो ज्यादा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको टैक्स ज्यादा काटा जाएगा, टैक्स की दर नहीं बढ़ेगी। पर जैसे मैंने पहले बताया था अच्छा। कि आपने टैक्स भी कटवा लिया 20%, और आपका अगर पैन इनएक्टिव रहा, आपने एक्टिव नहीं करवाया, तो आप रिटर्न ही नहीं भर पाएंगे। आपके 26 रिटर्न एएस नहीं। में वो हम्म। आएगा ही नहीं अमाउंट, टैक्स काट लिया जाएगा। हम्म। अब चूंकि पैन इनएक्टिव पड़ा हुआ है, तो आपको उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। आप क्रेडिट कैसे लेंगे उसका? आप टैक्स भी जमा करवा रहे हैं और हम्म। क्रेडिट भी नहीं मिल रहा आपको, तो आपको तो डबल नुकसान है। तो इसलिए ये प्रोविजन बड़ा ही इफेक्टिव है और इसको बड़ा जल्दी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, इनएक्टिव अगर कार्ड हो चुका है तो आप उसको एक्टिव करवा सकते हैं। प्रक्रिया हमने आपको बताई है। इनवैलिड के केस में तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक तरीके से ऑफेंस माना जाता है, कानूनी सही नहीं है अगर आपका पैन कार्ड किसी कारणवश इनवैलिड हो गया है। लेकिन उसकी भी प्रक्रिया है, उसे फॉलो करिए आप, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो पैन इनएक्टिव है तो बैंक की टीडीएस की दर भी बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे तो उसकी भी दर 1% की बजाय 20% हो जाएगी। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। और फिर अगर आपका पैन इनएक्टिव हो चुका है तो आप उसका रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सही बात है, पैसा आएगा कहाँ पे अगर आपका पैन ही इनएक्टिव है तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अब सही मौका है, अपना पोर्टल में जाकर, इनकम टैक्स पोर्टल में जाकर ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। सुनील जी, अब इस बीच हमें दर्शकों के भी कुछ सवाल आ रहे हैं, एक एक करके हम वो भी आपसे पूछेंगे। फरीदाबाद से अनीता गोयल जी ने सवाल भेजा है हमें, और इनका सवाल है, इन्होंने अभी एक होम लोन के लिए अप्लाई किया था
तब इनको पता नहीं चला था कि इनके पास 2 पैन नंबर हैं। इनके आयकर रिटर्न पर अलग पैन नंबर है, जबकि बैंक खाते पर दूसरा पैन नंबर है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। बहुत ही दुविधा वाली स्थिति हो चुकी है और इनको देखिए अभी तक इसका अंदाजा भी नहीं था। अब दिक्कत में तो है, क्या करना चाहिए इन्हें? नीता जी, आपने बहुत बड़ी गलती आपसे हो गई है, बहुत बड़ी चूक हो गई है। हुँ, आयकर विभाग ने आपको 2-3 साल पहले इंटीमेट किया था कि अगर किसी के पास 2 पैन नंबर हैं, तो वो एक अपराध हुँ, है, उसको रखना अपराध है। जैसे हमने शुरू में भी कहा था शो के कि लोगों ने 10-10 पैन बनवा रखे थे। आपको 1 पैन सरेंडर करना था और 10,000 रुपए की पेनल्टी सरकार ने प्रपोज़ की थी कि अगर आप 2 रखेंगे तो हम 10,000 रुपए की पेनल्टी आपसे लेंगे। अब आपके साथ हुआ क्या कि आपने 2 पेन ले लिए। लोग करते क्या थे पूजा, मान लीजिए आपने एक पैन कार्ड बनवा लिया, आपके पास पता नहीं है या आप खो गया है, तो लोग क्या करते थे कि थोड़ी बहुत डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर दिया या अपनी स्पेलिंग में चेंज कर दिया, फादर नाम में चेंज कर दिया और नया पेन बनवा लिया करते थे। लेकिन उनको पता नहीं था जाने-अनजाने वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, वो एक ऑफेंस कर रहे हैं, इट्स अ ऑफेंस। हुँ, और अब आप क्या हुआ आपके साथ में कि आपकी जो बैंक की ट्रांजैक्शन है वो दूसरे पैन पे रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि आपको पता होगा आपका पैन और बैंक अकाउंट आपस में कनेक्टेड है, रिलेटेड है और जितनी भी ट्रांजैक्शन आप हुँ, बैंक अकाउंट में करते हैं वो रिपोर्ट होती हैं और आपकी आयकर रिटर्न दूसरे पैन पे जा रही है। यानी मिसमैच का है हुँ, और कभी भी आयकर विभाग आपको एक नोटिस दे देगा और आपको टैक्स भी लगा देगा, पेनल्टी भी लगा देगा। अभी आपसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं। आप अपना पूरा केस बनाइए और अपने जुडिशियल ऑफिसर के पास जाइए और उससे रिक्वेस्ट कीजिए प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स के पास कि वो आपको सरेंडर करने की परमिशन दे। आप सरेंडर कर दीजिए एक पैन और अपने जो सही पैन आपके पास है, जो ऑथेंटिक पैन है और आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। उसके साथ जाइए और फिर हुँ। आप उस पैन नंबर पर रिटर्न फाइल कीजिए और अपने बैंक अकाउंट में भी वो पैन अपलोड करवा लीजिए, चेंज करवा लीजिए। लेकिन आपको अपने जुडिशियल ऑफिसर की परमिशन चाहिए उसके लिए। ओके, तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है क्योंकि गलती तो आपसे हो गई है। सुनील जी, थोड़ा कन्फ्यूजन है। अच्छा, ये सारे मामले तभी सामने आए इतनी तादाद में जब ये हुआ राइट कि पैन को आधार से लिंक करना है, वरना उसके पहले भी क्या लोगों को समस्या आ रही थी ये 2 पैन कार्ड रखने में? नहीं, मैं बता रहा था कि लोग बड़ी चतुराई से काम किया करते थे और डेबिट क्रेडिट कार्ड ले लिया करते थे बहुत लंबा और बड़ी-बड़ी ट्रांज़ैक्शन कर लिया करते थे। 10-10 लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवा रखे थे। अब सरकार ने वो मास्टर स्ट्रोक चला क्योंकि आधार ओटीपी लिंक किया तो आधार पे तो एक ही ओटीपी आना है। अब आधार यूनिक नंबर है आपका, तो बाकी अपने आप ही ये इनएक्टिव होते चले गए। तो लोगों को अब समझ में आ रही है कि हमसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है और सरकार ने हमको पकड़ लिया है। नहीं, हाँ, चतुराई तो उन्होंने की, लेकिन कुछ लोगों से क्या गलतियाँ भी हो गई हैं? गलती से 2 पैन कार्ड इश्यू है, ऐसा भी हुआ है क्या? हाँ, हुआ है। कुछ लोगों से मासूमियत में गलती हुई है। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए आपसे एक पैन कार्ड बना लिया, आप भूल गए। उसके बाद में और जनरली हाउसवाइफ के केस में हमने देखा है कि हुआ है। अब दूसरा पैन कार्ड उनके किसी और ने बनवा दिया या पहले शादी से पहले एक पैन कार्ड था, उसको पता नहीं था, शादी हुई तो उसने दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया। कई बार लोगों के नाम चेंज हो गए शादी के बाद में, उन्होंने अपना नया पैन कार्ड बनवा लिया। ऐसी मिस्टेक्स भी हुई हैं लोगों से और जेन्युइन मिस्टेक हुई है। तो मैंने बताया ना कि आप पूरा केस अपने आईटीओ के पास देखिए, ध्यान रखिए एक जुडिशियल आईटी होता है, आपके पेन पे लिखा होता है कि आपका आयकर अधिकारी कौन है। आप उसके पास एक रिक्वेस्ट लेटर ला दीजिए, अपना पूरा केस उसको समझाएँगे तो वो उस पे विचार करते हैं और आपको एक कंडोन कर देते हैं, आपको एक माफ़ी दे देते हैं और आपको सही पेन अलॉट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो जानबूझकर अगर आपने ऐसा किया है, तो फिर तो वो एक ऑफेंस है, लेकिन गलती से अगर ये चीज़ें हो गई हैं, आपको नहीं अंदाज़ा था और अमूमन आपने राइटली पॉइंट आउट किया और यही सवाल मेरा था कि अमूमन हाउसवाइफ से या फिर हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, जिनको नहीं आइडिया था, होम मेकर्स हैं, उन्हें नहीं पता होता, शादी के बाद नाम चेंज हो गया, तो नया पैन कार्ड भी खुलवा लिया। तो अमूमन इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, नहीं पता था हमें, लेकिन अब इस शो के ज़रिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा अगर हो चुका है आपके साथ में तो आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। तरीका भी हमने आपको बताया। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। मुंबई से संदीप सेंगले जी का सवाल आया है। इन्होंने अभी 2 महीने पहले ही प्रॉपर्टी खरीदी थी। 70 लाख रुपए में इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और 1% की दर से इन्होंने 70,000 रुपए टीडीएस जमा भी करवा दिया। अब इन्हें इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिला है कि आपको टीडीएस 14 लाख जमा करवाना होगा। तो थोड़े परेशान है ये, सेलर को पैसे ये ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इस केस में इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए पूजा, हमारा शो कितने ध्यान से दर्शक देखते हैं। अभी हमने यही बात ज़िक्र कर रहे थे कि 20% टीडीएस बायर को काटना पड़ेगा। अभी इनसे हुँ, अनजाने-अनजाने में गलती ये हो गई है कि जब इन्होंने टीडीएस काटा, इन्होंने चेक नहीं किया
कि जो मेरा सेलर है उसका पैन एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो ध्यान रखिए, ओके। आपको जब भी टीडीएस आप काट रहे हैं तो आयकर की वेबसाइट पर जाइए और चेक करिए जिसका मैं टीडीएस काट रहा हूं उसका पैन एक्टिव है। अगर नहीं है तो दर है 20%। अब समस्या ये आ गई है कि वो तो पैसा लेके चला गया जो सेलर है, और इनको एक प्रॉब्लम आ गई, डिपार्टमेंट ने तो नोटिस दे दिया कि आप 14 लाख रुपए टैक्स जमा करवाइए। इन्होंने काटा था 70,000, यानी 13,30,000 की लाइबिलिटी इनके ऊपर आ गई है। अब इनको करना यह पड़ेगा कि इनको अपना पूरा केस सीआईटी के पास जाना पड़ेगा और वहां एक कंडोनेशन मांगनी पड़ेगी, अपनी जेन्युइननेस बतानी पड़ेगी, मेरे से गलती हो गई है। और कोशिश एक भी ये भी कर सकते हैं कि अपने सेलर से बात करें जिसको उन्होंने पैसा दिया है, आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपना पैन एक्टिव करवा लीजिए। आप उनको जानते तो होंगे, अल्टीमेटली आपने प्रॉपर्टी परचेज की है। अगर उसका पैन एक्टिव हो गया, उस एक्टिव पैन के साथ में आप रिक्वेस्ट लेटर लाइए और इस डिमांड को रेक्टिफाई करवा लीजिए, वरना आपको अपील करनी पड़ेगी। अब इसके ज़रिए एक और इम्पोर्टेंट बात पता चली कि अगर प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री में हैं आप, तो आप ये भी सामने से पता लगाइए कि सेलर का, जिसको कि आप बेच रहे हैं प्रॉपर्टी, उनका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं। इसका भी आप प्रॉपर जानकारी ले लीजिए। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करिए, वरना इस तरीके की दिक्कतें आपको भी आ सकती हैं और टैक्स विभाग आपको फिर नोटिस भेज सकता है। तो जिसके साथ भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा, उनकी भी जानकारी आप अच्छी तरीके से प्रॉपरली ले लें। ये एक सलाह आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद से हमें सवाल आया है हिरेन पाठक जी का। ये एक सीनियर सिटीजन है और इनका पैन आधार से अभी तक लिंक नहीं हुआ है। इन्होंने बैंक को फॉर्म 15H जमा करवाया था, पर बैंक ने इनका टीडीएस उसके बाद भी काट लिया है। तो इसका रिफंड कैसे मिलेगा? सुनील जी क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? देखिए, सीनियर सिटीजन से कई बार गलती होती है। तो एक प्रोविजन है, उसमें ये कहा गया था कि अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 80 साल से ऊपर है, और आपको पता होगा कई बार जो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन है उनके आधार नहीं बन पाए हैं, वेरीफाई नहीं हो पाए हैं बायोमेट्रिक, तो सरकार ने उसको कोई एग्जाम्प्ट कर दिया था, उसको एग्जाम्पशन दी थी। सीनियर सिटीजन को एग्जाम्पशन नहीं है। तरीका वही है पाठक साहब, आप जाइए अपना पैन एक्टिव करवा लीजिए। जब एक्टिव हो जाए तो फिर अपनी पैन में फिर आप रिक्वेस्ट दीजिए बैंक को, और 15H फॉर्म जो है वो दोबारा आप जमा करवा दीजिए। हाँ, जो टीडीएस उन्होंने काट लिया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपका पैन एक्टिव होगा, वरना आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अभी अपना पैन और आधार अभी भी मौका है, आप को लिंक करवाना तो आवश्यक है ही, वो करवा लीजिए और बैंक के पास नया फॉर्म 15H ये जमा करवा दीजिए। एक और सवाल ले लेते हैं। भोपाल से हमें आया है राम कुमार शर्मा जी का, और इनका कहना है कि एक व्यापारी हैं, हर महीने टीडीएस भी जमा कराते हैं, जैसे कि कमीशन, एजेंट और अनाज की खरीद पर। हमारा शो ये देख रहे थे और इसमें इन्होंने शो के जरिए इनको पता चला कि पैन और आधार लिंक नहीं है, उनका टीडीएस 20% तक काटना पड़ेगा। अब इनको कैसे पता चलेगा, इनके अकाउंट में ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ये जानना चाह रहे हैं। क्या सजेस्ट करेंगे आप सुनील जी इनको? बिल्कुल पूजा, जो व्यापारी टीडीएस काटते हैं उनके लिए ये शो देखना बड़ा जरूरी है और समझना बड़ा जरूरी है। उनको पता होगा कि हर महीने की 7 तारीख तक टीडीएस जमा करवाना होता है। अगर आप ब्याज किसी को दे रहे हैं, आप किसी को कमीशन दे रहे हैं, आप किसी से परचेज कर रहे हैं 50 लाख से ज्यादा, तो आपको टीडीएस काटना होता है। प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो टीडीएस काटना होता है। अब सरकार ने आपको एक जिम्मेवारी दी है, तो इसलिए देख लीजिए जिसका भी आप टीडीएस काट रहे हैं उसका पैन एक्टिव है। अगर उसका पैन एक्टिव नहीं है तो दर बढ़ जाएगी। किसी केस में 20% है, कहीं पर डबल है। और दूसरा, आपको एक बात और पता होगा, व्यापारी भाइयों के लिए मैं कहता हूँ, एक प्रोविजन और है सेक्शन 206AB में। उसमें कहा था कि अगर कोई नॉन फाइलर है जिससे 2 साल की रिटर्न नहीं भरी है, वो भी आपको चेक करना होता है कि उसने रिटर्न भरी है या नहीं। पैन इनएक्टिव होना अलग बात है, रिटर्न ना भरना दूसरी बात है। तो उस केस में भी आपको, मतलब उसका पैन एक्टिव हो सकता है लेकिन उसने रिटर्न ना भरी हो 2 साल से, तो भी टीडीएस की दर डबल हो जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। बिल्कुल। तो वही, जैसा कि हमने आपको बताया कि टीडीएस काटने से पहले ये ज़रूर चेक कर ले कि सामने वाला का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, और अगर नहीं है तो टीडीएस ज़्यादा रेट पर ही काटा जाएगा, इसका आप पता कर लीजिए। तो दर्शकों के सवाल भी काफ़ी अच्छे थे और इसके ज़रिए हमने ये भी समझा कि क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त या कोई भी ट्रांजेक्शन करते वक्त। ये भी आप देख लीजिए कि जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक है या नहीं। और राइट सुनील जी, बहुत धन्यवाद आज आपका समय देने के लिए और इस चर्चा में हमारी मदद करने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को मदद मिली होगी, काफ़ी कुछ नई जानकारी इसके ज़रिए पता चली होगी। तो अगर अभी तक आपने ये नहीं
करवाया है तो पहले तो आप जाकर चेक कर लीजिए कि आपका पैन और आधार कार्ड आपस में लिंक है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है उसका स्टेटस भी फिर आपको देखना होगा, वरना आपके काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन करने में आने वाले समय में आपको मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आगे हम टैक्स मंत्रा में इसी तरह के टॉपिक्स और उठाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।